नमस्कार सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर लर्नर्स पर। प्यारे बच्चे, जैसे कि मैंने कमिटमेंट भी किया था कि अगले सप्ताह से हम प्रयास करेंगे कि आप पर डे एक CDP की क्लास देखें जो हम लाइव करते हैं, और रिकॉर्डेड फॉर्म में, या आप कह सकते हैं कि प्रीमियर के फॉर्म में आप एक क्लास ये भी देखें जो हम रिकॉर्ड करके भी आपको देते रहेंगे। तो सभी का स्वागत है, बहुत अभिनंदन है, आभार है, तहे दिल से स्वागत है। और स्वागत है इस संस्कृत की बढ़िया सी क्लास में, बहुत ही अच्छी सी क्लास में। और हमें ऐसी आशा है कि आप सभी अपने घर में बहुत ही स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, और अपना जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी तरीके से आगे कैरी ऑन कर रहे होंगे, ले जा रहे होंगे, गो ऑन कर रहे होंगे। और इसी आशा और विश्वास के साथ में हम और आप मिल करके कुछ सृजन करते हैं ब्लैक बोर्ड पे, जिसको कि वाइट बोर्ड पे, और कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं ताकि जीवन में आप भी और हम भी एक बेहतर इंसान बन पाएँ और एक बेहतर ज़िंदगी जी पाएँ, और उस बेहतर ज़िंदगी के लिए बेहतर जीविकोपार्जन कर पाएँ। इसीलिए हम और आप यहाँ पर फिर से जमा हुए हैं। और मैं आपको आज पढ़ाने वाला संस्कृत का टॉपिक आप देख ही रहे होंगे, संस्कृत का टॉपिक है, और संस्कृत है जिसका टॉपिक है आज का संधि। और संधि के बारे में हमने हालांकि आपको हिंदी में संधि के बारे में बताया है, अभी हाल ही के वीडियोस में हमने आपको विसर्ग संधि के बारे में बताया है, लेकिन अब चालू करते हैं यहाँ से संस्कृत की संधि के बारे में। और पहला वीडियो रहेगा जो कि एलिमेंट्री रहेगा, पार्ट रहेगा, शुरुआत का आप पार्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम आपको कुछ गहराई में भी ले जाएंगे, कुछ अच्छी चीज़ों में भी ले जाएंगे। इस बात का आप याद रखेंगे थोड़ा सा, और बहुत ही अच्छी तरीके से, सुसंगठित तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं संधि। तो सबसे पहले जैसे कि वहाँ पर हिंदी में संधि शब्द में संधि ढूंढते थे, यहाँ पर हम संधि में ये देखेंगे कि संधि शब्द किस शब्दों से मिलकर के बना होता है। तो सबसे पहला डिवाइडेशन तो यही है। तो अगर बात करें संधि शब्द की, तो संधि जो शब्द है हमारा वो सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय से बना हुआ है। सम उपसर्ग, यहाँ पर लिख भी देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि संधि शब्द किस उपसर्ग से मिलकर बना है, तो प्यारे बच्चे आप कहेंगे कि ये सम उपसर्ग से मिलकर बना है। अब देखो, संस्कृत में ये जो चिन्ह होता है वर्गमूल तरीके, ये चिन्ह होता है धातु का। किसी भी शब्द के पहले अगर ये वाला चिन्ह आपको मिल जाए, समझ जाना कि ये धातु है। हालांकि मैं लिख भी देता हूँ, लेकिन याद रखिएगा संस्कृत भाषा में ये जो बिंदु चिन्ह होता है ये धातु का होता है। पूछा जाए कि जो संधि है वो किस धातु से बनी, तो आप कहेंगे धा धातु से बनी हुई है, बना हुआ है संधि शब्द। और लास्ट में ये क्या है, तो ये है आपका प्रत्यय, क्योंकि प्रत्यय कहाँ लगता है, तो आप कहेंगे प्रत्यय लगता है पीछे। तो आपने देखा कि यहाँ पर सम उपसर्ग है, धा धातु है, और की नामक प्रत्यय से संधि शब्द का निर्माण हुआ है। अब दूसरा जो प्रश्न, देखो हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया किस उपसर्ग से बना है, तो सम उपसर्ग से बना है। किस धातु से बना है, तो धा धातु से बना है। किस प्रत्यय से बना है, तो की प्रत्यय से बना हुआ है। दूसरा एक शब्द आता है कि संधि शब्द पुल्लिंग शब्द है कि स्त्रीलिंग शब्द है। भाई संधि होती है, होती है, होती है, हो जाती है, हम जाती जाता जाति पढ़ते रहते हैं, होती है। इससे तो भाव ये आता है कि स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए था, लेकिन प्यारे बच्चे स्त्रीलिंग शब्द ना होकर हमेशा याद रखिएगा पुल्लिंग शब्द, इसीलिए एग्जाम में पूछा गया और मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर पूछा जाए कि बताइए, तो अब यहाँ से शुरू करते हैं संधि के बारे में। कुछ जो चर्चाएं हैं हमारे पास में, यहाँ से हम चालू करते हैं। तो जो संधि शब्द है, संधि शब्द जो है वो कैसा है, तो अगर कहा जाए लिंग वाइज कैसा है, तो आप प्यारे बच्चे कहेंगे कि ये कैसा है, तो आप कहेंगे ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक, अच्छा ये बात हो गई। अब अगली बात ये है कि भाई परिभाषा क्या होती है संस्कृत में, इसकी परिभाषा को हम एक शब्द में कैसे लिखेंगे। तो देखो, एक शब्द में परिभाषा के लिए आपसे पूछ भी लिया जाए कभी कि जो संधि शब्द है उसकी परिभाषा के तौर पर हम एक शब्द में क्या लिखते हैं। देखो दो तरह की बातें। पहले वाले लोग लिखते हैं वर्णानाम संधानम संधि, यानी वर्णों का संधान यानी सन्निकट होना ही संधि है। एक पक्ष के लोग लिखते हैं वर्णम संधानम संधि, माने वर्णों का जो संधान है वही क्या है, संधि है। एक पक्ष के लोग तो ये मानते हैं, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग मानते हैं कि वर्णानाम, ध्यान से सुनना फिर समझाते हैं, वर्णानाम परस्परम
वर्णानाम परस्परम, ध्यान से देखो, दूसरे पक्ष के लोग मानते हैं वर्णानाम परस्परम विकृति मत संधानम, वर्णानाम परस्परम विकृति कृत संधानम, विकृतिकृत संधानम संधि। अब देखो संधि जो हमारा है, चाहे आधे ना से लिखें और इसको चाहे बिंदी लगा कर लिखें। देखो दो परिभाषाएं आपके सामने मैंने लिख दी हैं, दोनों में अंतर समझो और दोनों का समझो कि क्या है। पहली परिभाषा कहती है कि दो वर्णों अवर्णों का आपस में मिलान ही संधि है। ये क्या कहती है? वर्णम संधानम संधि ही, यानी वर्णों का आपस में मिलान ही क्या है? संधि है। एक तो बात तो ये कहती है। दूसरी कहती है वर्णानाम परस्परम विकृतिकृत। अब अगर देखो विकृतिकृत माने, अब देखो हमें बताइए, मैंने कहा था जब कभी संधि होती है तो विकार उत्पन्न होता है, यानी विकृति, यानी जो होना चाहिए था वो नहीं बल्कि कुछ और हो जाता है, तो उसी की तो कहेंगे विकृति। यानी संधान तो भैया होना ही होना है, लेकिन संधान में कैसा संधान होना चाहिए? तो आप कहेंगे विकृतिकृत संधानम, माने संधान तो हो लेकिन विकृतिकृत माने विकार जरूर उत्पन्न होना चाहिए। तो देखो दोनों की बात समझ लें। तो अगर यहाँ पर इसी की परिभाषा हम हिंदी में लिखना चाहें तो परिभाषा दोनों को मिलाकर होती है, क्या होती है? दो वर्णों के मेल से, ध्यान से सुनो क्या होती है, तो होती है दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों का मेल हो रहा है, वर्णानाम संधानम संधि, तो इसका तो यही होगा कि दो वर्णों के मेल से या दो वर्णों के मिलान से को संधि कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो परस्परम विकृतिकृत माने मिलान तो हो, लेकिन उस मिलान से क्या होनी चाहिए? विकृतिकृत माने विकृति हो, माने विकार उत्पन्न हो। वही हम लिखेंगे दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को। हिंदी में भी यही पढ़ाते हैं। तो संस्कृत बताती है कि परस्पर मिलने चाहिए और विकृतिकृत संधान माने मिलना हो, लेकिन मिलने से क्या उत्पन्न हो जाए? विकृति, यानी विकार उत्पन्न हो जाए, उसे ही हम संधि कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मिलना संधान तो करना ही है, लेकिन विकृतिकृत, वही देखो दो वर्णों के मेल से, तो ये वाली बात हो गई, संधि कहते हैं। अब दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकृतिकृत माने विकार को, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन, या इसी को क्या कहते हैं? होने वाले, गड़बड़ हो गया, परिवर्तन को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, हम लिखेंगे उत्पन्न होने वाले विकार, या ब्रैकेट में लिखेंगे परिवर्तन को क्या कहते हैं? परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब देखो हम समझेंगे कि विकार कैसे उत्पन्न होता है, ध्यान से देखना। जैसे एक हमारे पास उदाहरण है प्यारे बच्चे, कौन सा? तो हम लिखेंगे हमारे पास उदाहरण है एक हिमालय। ठीक, अब देखो इसका हम इसके विच्छेद में जाते हैं। हमारे पास इसका विच्छेद उपलब्ध है हिम और प्लस आलय, हिम प्लस आलय। जैसे आपने देखा कि दो वर्ण तो मिल रहे हैं, दो स्वर मिले या व्यंजन मिले, वर्ण का मतलब होता है स्वर या व्यंजन दोनों, तो चाहे आखिर के स्वर मिले और चाहे आखिर के व्यंजन मिले, तो आप बताइए कि यहाँ से जब हमने निकाल लिया छोटा आ और यहाँ से हमने जब निकाल लिया क्या? ये बड़ा आ, तो जब ये छोटा और बड़ा आ मिल करके दोनों ने क्या बना लिया? तो आप कहेंगे छोटा और बड़ा आ दोनों ने मिलकर बना लिया बड़ा आ। तो क्या यहाँ पर संधान तो हुआ, मिलने तो हुआ, लेकिन मिलने से कुछ न कुछ विकृति उत्पन्न हुई है। भाई इसको जुड़ना चाहिए हिम और आलय, लेकिन जुड़ के बन क्या गया है? हिमालय। यानी यहाँ पर आ गायब हो गया है और माँ का छोटा आ गायब हो गया, यानी कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ न कुछ विकृति जरूर हुई है, और इसी विकृति को ही तो हम संधि कहते हैं। तो यहाँ और यहाँ के जो शब्दों को हमने लिया और जो भी हमारे पास में परिवर्तन हुआ उसे ही तो संधि कहेंगे। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सबसे पहले यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन तैयार होते हैं। पहला तो संधि किस उपसर्ग से बनी है? तो आप कहेंगे सम उपसर्ग से।
किस धातु से, धा धातु से, किस प्रत्यय से, तो की प्रत्यय से। एक बात, जो संधि शब्द है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप कहेंगे कि भैया ये पुल्लिंग शब्द है, देखने में तो स्त्रीलिंग लगता है लेकिन स्त्रीलिंग होता नहीं है, ये क्या होता है, तो आप कहेंगे ये शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। दूसरी बात आपने बता दी। तीसरी बात आपसे पूछेगा कि जरा हमको ये बताओ कि इसमें इसकी परिभाषा संस्कृत में क्या होती है, तो चाहे लिखा हो वर्णानाम संधानम संधि तब भी सही है। वर्णों का मिलना ही संधि कहलाता है, ठीक बात। वर्णानाम परस्परम विकृतिकृत संधानम संधि, ये ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि इसमें पूरी बात बताई गई है कि वर्णों का संधान संधि है, लेकिन कैसा संधान, तो परस्परम विकृतिकृत, माने मिले तो कुछ न कुछ परिवर्तन हमको चाहिए और जो परिवर्तन हुआ वही तो संधि है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है, तो इसके लिए भी है, तो आप इसको याद रखिए। तो ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार होते हैं और फटाफट स्क्रीनशॉट करें ताकि हम आगे अनवरत रूप से बढ़ पाएँ। क्या आपने स्क्रीनशॉट कर लिया? आप कहेंगे जी हाँ। अब देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक प्यारे बच्चे एक कॉन्सेप्ट छोटा सा आता है जिसको कहते हैं संहिता। ठीक, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। देखो यहाँ पर एक छोटा सा एक टर्म आ जाता है, उस टर्म का नाम है प्यारे बच्चे संहिता। तो आपसे पूछा जाएगा बताओ संहिता का नियम क्या संधि में लागू होता है या नहीं होता है, तो आप कहेंगे जी हाँ लागू होता है। अब आप मुझसे पूछोगे सर जी संहिता का ये क्या होता है, आपने एक नया शब्द निकाल दिया संहिता, इसका मतलब क्या है, तो हम कहेंगे कि दो वर्णों के अत्यंत सन्निकट हो जाना। संहिता के लिए एक सूत्र दिया गया है, सबसे पहले सूत्र देखेंगे, सूत्र के माध्यम से हम संहिता को समझने की कोशिश करेंगे। कौन सा सूत्र है, तो सूत्र दिया गया है परः सन्निकर्षः, परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता, क्या दिया गया है, परः सन्निकर्षः संहिता। इसका हिंदी अर्थ क्या है ये भी पहले लिख लेते हैं। परः सन्निकर्षः संहिता का मतलब है कि दो वर्णों के अत्यंत, परः माने एक दूसरा होता है, दूसरा पर, जैसे कि नहीं अपना दर्द और पराया, स्वतंत्र और परतंत्र माने दूसरे के अधीन। तो ऐसा होता है कि दो वर्णों, अब यहाँ पर संधि है तो भैया वर्णों की ही बात होगी, दो वर्णों के सन्निकर्षः माने अत्यंत समीप हो जाने को ही संहिता कहा जाता है। दो वर्णों के अत्यंत समीप, अत्यंत समीप हो जाना ही, अत्यंत समीप हो जाना ही संहिता कहलाता है। जरा ध्यान से सुनना, हम आपको बताते हैं इसका मतलब क्या है। अब देखो अगर हम मान लो संधि की बात करें प्यारे बच्चे, तो संधि में क्या होता है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया, उदाहरण मैंने ले लिया, लिखा मैंने कि विद्या और धन आलयः। ठीक, मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया है। अब देखो ये जो दोनों जो आखिर वाले, इसका आखिर का इसका जो प्रथम वर्ण होता है, ये अत्यंत निकट हो जाते हैं तभी तो एक दूसरे में मिल जाते हैं। भाई संहिता का मतलब होता है, संहिता का सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता, यानी संहिता यानी दो वर्णों के अत्यंत समीप हो जाने को ही। तो देखो संधि भी यही है, लेकिन संधि कहती है कि विकृतिकृत माने विकार उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन संहिता का जो कॉन्सेप्ट होता है क्या इसमें लागू नहीं होता है कि जब ये वाला वर्ण, इसका बड़ा आ और इसका जो बड़ा आ है, ये अत्यंत निकट ही तो आ जाते हैं, और जैसे ही निकट आ जाते हैं तो दोनों हो जाते हैं बड़ा आ। तो ये मिलकर बनाता क्या है, तो मिलकर बना लेता है, चाहे लिखिए विद्यालयः ऐसे लिखो, चाहे इसको आप ऐसे लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विद्यालय। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, चाहे आप इसको विद्यालय लिखो, चाहे आप इसको ऐसे विद्यालय लिखो।
यानी जब दोनों अत्यंत निकट हो गए तभी तो कोई रिजल्ट आया है। हमने इस वाले को और इस वाले को ना जोड़ दिया, मैंने इस वाले को और इस वाले में संधि ना कर दी, मैंने इसमें इसमें ही क्यों संधि की? क्योंकि प्यारे बच्चे संस्कृत कहती है कि संधि में संहिता का नियम लागू होता है। और संहिता का नियम क्या है कि दो वर्णों के अत्यंत समीप हो जाने को ही तो संहिता कहते हैं। तो संहिता किसी और चिड़िया का नाम नहीं। तो आप कहेंगे सर जी फिर संहिता तो बहुत में लागू, हम कहेंगे जी हाँ। आप कहेंगे संधि, मैंने कहा जी। आप कहेंगे समास में, कहा बिल्कुल सही बात है भाई। लिखा है रेल और गाड़ी, रेल पर चलने वाले, तो बीच पर चलने वाली को हटा करके रेल और गाड़ी को समीप समीप लिख दिया, हो गया संहिता। समझ गया कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि कोई एक शब्द है, उसमें आपको लगाना है क्या? उपसर्ग लगाना है। जैसे लिखा हुआ है जन्म, आपको लगाना है आ, मैंने कहा लगा दीजिए, तो हो गया संहिता। यानी संहिता हमारी संधि में ही नहीं, हमारे समास में लागू होती है। उपसर्ग के साथ किसी धातु को लागू करना तब भी लागू होती है, किसी एक शब्द में लागू होती है। तो सबसे पहले संहिता समझो, फिर आगे की बात करते हैं। और प्रश्न पूछा जाता है कि संहिता क्या है, तो आप सीधा लिख देना वहाँ पर, लेकिन इनमें से संहिता के लिए सही कथन है तो उसमें लिखा होगा, तो आप समझ जाइएगा कि दो वर्णों का अत्यंत निकट हो जाना ही संहिता है, यही उसका सही कथन है। बात खत्म हो गई। क्या संधि में संहिता का नियम लागू होता है? तो जी हाँ लागू होता है। क्या समास में लागू? तो उसके लिए हम आपको लिखवाए दे रहे हैं अभी। तो ये बात आप संहिता में समझ गए, ठीक। अब देखो संहिता का नियम जिसमें लागू होगा मतलब उसमें नियम अनिवार्य होगा। भाई आप मान लीजिए कि आपको हवा कैसी अनिवार्य है, अगर संहिता का नियम संधि में लागू नहीं होगा तो क्या संधि हो पाएगी? तो आप कहेंगे सर जी नहीं हो पाएगी। तो अब प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किसमें संहिता का नियम अनिवार्य है, तो वही उसी चीज़ को हम लिखने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर दो चीज़ें, एक चीज़ हम लिखते हैं संहिता का नियम अनिवार्य, दूसरी बात लिखते हैं कि कहाँ जो हमारी संहिता है, संहिता का नियम ऐच्छिक कहाँ है भाई। दोनों चीज़ें लिखते हैं कि संहिता का नियम अनिवार्य कहाँ है और संहिता का नियम ऐच्छिक कहाँ है। अनिवार्य का मतलब है बिना इस नियम के आप उस शब्द को या उस पूरी प्रक्रिया को कर ही नहीं सकते। यानी संहिता अगर समास में नहीं है तो समास होगा ही नहीं। यानी समाज में संहिता का नियम आदिकाल से लागू रहा है। वो अलग बात है, आपने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा या समझा नहीं हमने, लेकिन नियम जो था वो हमेशा से लागू रहा है उसमें। तो कहाँ कहाँ लागू होता है, तो आप लिख देंगे समास में लागू होता है। सही करना है, कुछ प्रश्न आएगा। संधि में लागू होता है या ऐच्छिक या अनिवार्य होता है, मतलब लागू ही होना पड़ेगा, नहीं लागू होगा काम नहीं बनेगा। तीसरा नंबर कहाँ लागू होता है, तो आप कहेंगे जब आप किसी उपसर्ग से जब आप किसी धातु को जोड़ते हो, या आप कह देंगे कि धातु के पहले उपसर्ग को, भाई उपसर्ग हमेशा पहले आएगा, तो जिसमें उपसर्ग का प्रयोग है वहाँ पर संहिता का नियम होता है। और चौथा नंबर कह देना कि एक पद में भी संहिता का नियम लागू होता है। लागू कहाँ नहीं होता है, तो एक वाक्य में। ऐच्छिक का मतलब होता है लागू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर अनिवार्य है यानी लागू ही होगा, नहीं लागू होगा तो ये चारों चीज़ें आप कर ही नहीं पाएंगे, बनेगी ही नहीं। ऐच्छिक कहाँ होता है, तो आप लिख देंगे कि वाक्य में कैसा होता है, वाक्यों में ऐच्छिक होता है, और बाकी सब जगह कैसा होता है, अनिवार्य होता है। बताओ बात ये समझ में आएगी आपके, नहीं आई है? क्या आपको ये बात क्लियरली समझ में आ रही है प्यारे बच्चे की नहीं आ रही है? बात आप ज़रा हमको बताते जाएं एक बार, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। मैंने आपको कहा कि ये जो संहिता का नियम है ये अनिवार्य कहाँ कहाँ होता है, तो समास में अनिवार्य है, उपसर्ग के साथ धातु में अनिवार्य है, संधि में अनिवार्य है, एक पद में अनिवार्य है इनमें। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि संहिता का नियम अनिवार्य नहीं है, कहाँ पर, वाक्य में। ज़रूरी नहीं है, लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता, आपके मूड के ऊपर है, आप कैसा करना चाह रहे हैं, ठीक। तो इतना सबसे पहले आपको समझ आ गया हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो आगे हो गया ना स्क्रीनशॉट, अब तक हो गया होगा। अब अगर आगे की प्यारे बच्चे हम बात करने की कोशिश करते हैं तो ध्यान से सुनो। अब हम आगे बात करेंगे कि इनके प्रकार कितने होते हैं। बस ये है कि शुरुआत से आप चीज़ों को समझते जाइए। जो संस्कृत सब्जेक्ट है वो डिफ़िकल्ट नहीं है प्यारे बच्चे। आपके दिमाग में एक भूत घुसा रहता है कि डिफ़िकल्ट है, ऐसा नहीं है, कतई डिफ़िकल्ट नहीं होता है, ठीक है। बस सिर्फ आपके दिमाग में एक फतूर है कि ये कठिन है, कठिन नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो हमारी संधि है इसके प्रकार कितने होते हैं।
आगे का जो बात है वो है संधि के प्रकार। तो अगर कहा जाए संधि के मुख्य प्रकार तब भी 3 प्रकार, तब भी 3, आप 3 ही याद रखिएगा। जैसे आप हिंदी में याद रखते हो कितने होते हैं, तो प्रकार आपके होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। तो पहला जो प्रकार होता है उसको हम कहते हैं स्वर संधि, जैसे कि आप वहाँ पर पढ़ते आए हैं। दूसरा जो प्रकार होता है उसको हम कहते हैं प्यारे बच्चे व्यंजन संधि। अगर संस्कृत में लिखना है तो थोड़ा सा हम और बढ़िया से लिखेंगे इसको, व्यंजन पूरे कायदे से लिखेंगे। दूसरा नंबर है इयाँ लगाते हुए लिखिए, वैसे सही भी तो वो भी है लेकिन ऐसे भी सही है, व्यंजन संधि, ठीक है। और जो तीसरी बात है हमारी वो है हमारी विसर्ग संधि। अब देखिए इनमें हम ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही तसल्ली से पढ़िए, आराम से पढ़िए। आप सब जानते हैं कि अगर आप स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो आपको स्वर और स्वर के मेल से ही विकार निकालना पड़ेगा, वही है स्वर संधि। तो स्वर और स्वर के मेल का मतलब क्या है कि आपको प्रथम पद के आखिरी में भी स्वर चाहिए और द्वितीय पद के शुरुआत में भी स्वर चाहिए। यानी ध्यान से सुनिएगा, स्वर और स्वर का मतलब ये है कि आपके पास एक यहाँ पर शब्द लिखा होगा, एक यहाँ पर शब्द लिखा होगा। आप प्रथम पद का आखिरी वाला स्वर देखेंगे और ये द्वितीय पद का प्रथम वाला स्वर। भाई जब स्वर संधि कर रहे हैं तो आपको स्वरों को ही जोड़ना है और स्वर में ही आपको क्या कहते हैं कि विकृति उत्पन्न करनी है, विकार उत्पन्न करना है, परिवर्तन करना है। तो आपको यहाँ भी स्वर मिलेगा प्रथम पद के आखिर में, जैसे कि हिमालय लिखा था तो आखिर में, तो यहाँ भी आखिर में और यहाँ भी शुरुआत में, द्वितीय पद की शुरुआत में। यहाँ पर जब आप स्वर और स्वर से मिलेंगे और यहाँ पर जो भी आप परिवर्तन उत्पन्न कर पाएंगे, जो भी आपके सामने यहाँ पर परिवर्तन उत्पन्न होगा उसे ही आप क्या कहोगे, स्वर संधि कहोगे। तो बताओ अगर प्यारे बच्चे इसकी परिभाषा हम आपसे लिखने से कहें तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे स्वर के बाद स्वर के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे। तो देखो परिभाषा कितनी बढ़िया, परिभाषा कितनी सरल और कितनी बढ़िया। स्वर के बाद स्वर मिल जाए, स्वर के बाद स्वर मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर कहीं स्वर के बाद स्वर नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही संधि में स्वर के बाद स्वर मिलता है, वो भी क्या है, स्वर संधि। तो हम लिख भी देते हैं, आगे हम लिखेंगे प्यारे बच्चे कि स्वर के बाद स्वर के मेल से, स्वर के बाद स्वर के मेल से उत्पन्न विकार माने परिवर्तन, विकार को क्या कहते हैं, तो विकार को ही हम स्वर संधि कहते हैं। एक परिभाषा हो गई। जरा दूसरे में ध्यान देना आके, यहाँ पर है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में क्या होता है कि एक तरफ तो प्यारे बच्चे भैया व्यंजन तो इसको होना ही होना चाहिए, व्यंजन हो और व्यंजन के बाद चाहे स्वर मिल जाए और चाहे व्यंजन मिल जाए। यानी व्यंजन के बाद तो व्यंजन हो सकता है लेकिन स्वर के बाद स्वर नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसका तो अधिकार यहाँ पर है। यानी व्यंजन संधि में एक तरफ व्यंजन जरूर होना चाहिए, चाहे पहले व्यंजन हो और चाहे आखिर में व्यंजन हो। तो मतलब स्वर आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है, लेकिन एक बार व्यंजन जरूर होना चाहिए। और व्यंजन हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो अगर इनका मेल हो तब जो विकार उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। इनको कैसे लिखेंगे परिभाषा, व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे, ध्यान से फिर से देखिएगा, व्यंजन के बाद चाहे स्वर मिले या व्यंजन मिले, इनके मिलने से जो परिवर्तन होगा उसको ही तो आप व्यंजन संधि कहोगे। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है, वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ कि व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन के मेल से, माने स्वर मिल जाए तब भी ठीक, व्यंजन मिल जाए तब भी ठीक, के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। बताओ समझ में आई बात कि नहीं आई है। को हम क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे को हम व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ तक सबको दिख रहा है ना क्लियरली, आप कहेंगे जी हाँ क्लियरली दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। विसर्ग संधि में आ जाते हैं।
विसर्ग संधि क्या कहती है भैया? इसका तो एक नारा है कि मुझे शुरुआत में रहना है, बाकी आप समझिए आपका काम जाने। यानी अगर विसर्ग को शुरुआत में ही होना चाहिए, विसर्ग के बाद ये विसर्ग हो, इसके बाद में चाहे स्वर आ जाए प्यारे बच्चे, और चाहे प्यारे बच्चे व्यंजन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। स्वर व्यंजन में से कोई भी एक आ जाए तो जो विकार उत्पन्न होगा उसे ही क्या कहेंगे? उसे ही आप कहेंगे विसर्ग संधि। परिभाषा कैसे लिखेंगे? विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को, विकार बहुत जरूरी है, मैं बार बार शब्द नाम ले रहा हूँ विकार या परिवर्तन का, क्योंकि अगर आपके बाद विसर्ग मिला, उसके बाद में स्वर मिला या व्यंजन मिला, और अगर आपने परिवर्तन नहीं किया तो किस बात की संधि? फिर तो आप जोड़ जोड़ के लिख रहे हैं ना, फिर तो आप योग कर रहे हैं, संधि कहाँ कर रहे हैं? आपने संहिता का नियम लगाया ही कहाँ? समझ गए? तो विकार बहुत जरूरी, यानी परिवर्तन बहुत जरूरी है। और आप खुद जानते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है, परिवर्तन नहीं करोगे तो नई चीज़ें उत्पन्न नहीं होंगी। सेम वही चीज़ यहाँ पर है, चाहे संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो नया शब्द आप नहीं बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पर भी वही बात है। परिभाषा विसर्ग के बाद, मैं आपको लिखना सिखा रहा हूँ, विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन के मेल से, पहले तो भैया मेल कराइए, और जब मेल हो जाएगा तभी परिवर्तन होगा, क्योंकि माता और पिता के मिलने से ही शिशु का जन्म होता है। पर वही तो परिवर्तन है, वही तो नई तैयार हुई वस्तु है, वही तो प्रकृति का सृजन है। तो प्रकृति का सृजन यूं ही नहीं हुआ करता, इसके लिए आपको दो चीज़ों को मिलाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ यहाँ भी आप खुद भी एक टीचर बन सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो हम परिभाषा लिखेंगे क्या, कि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार माने परिवर्तन। बार बार बता रहा हूँ, विकार मीन्स परिवर्तन, और परिवर्तन कभी भी मत भूलिएगा, परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों चीज़ों की आप परिभाषाएं समझ लेंगे, और जिसको भी ना समझ में आए एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि प्यारे भैया आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं। विदाउट नोट्स यू कांट डू एनीथिंग, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, क्या मैं मान लूँ कि आपने यहाँ तक समझ लिया होगा, स्क्रीनशॉट कर लिया होगा? जल्दी से कर लीजिए एक बार। अब देखो, अब आगे की बात करते हैं, सीधा हम आ जाते हैं, पढ़ेंगे स्वर संधि। और स्वर संधि के पार्ट में आज हम आपको सूत्र याद करना सिखाएंगे। सबसे पहले आप सूत्र याद करिए, क्योंकि याद रखिएगा प्यारे बच्चे, अगर आपने संस्कृत पढ़ते समय अगर आपने सूत्रों को याद कर लिया तो आप समझो कि आपने किला को फतेह कर लिया और आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सूत्रों पर अपनी पकड़ बने। अगर आपको वर्णानाम संधानम संधि ही आता है, आपको आ गई संधि। आपको वर्णानाम परस्परम विकृतिकृत संधानम संधि, अगर ये पता है तो आपको संधि आ गया, माने उसकी परिभाषा आपको आ जाएगी, क्योंकि अब उसका अर्थ निकालोगे। वर्णों के परस्पर विकार सहित संधान को संधि कहते हैं, खत्म बात। संहिता में क्या है? परह सन्निकर्षाः संहिता, माने परा सब वर्णों के, सन्निकर्षा माने अति सन्निकट आ जाने को ही तो संधि कहते हैं, याद रखेंगे, संहिता कहते हैं। अब बात करते हैं किसकी? तो बात हम करेंगे यहाँ पर स्वर संधि की। हम बात स्वर संधि की परिभाषा हो गई है, तो सीधा आ जाइए स्वर संधि के भेदों में। कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चे? 7 भेद होते हैं। कौन कौन सा नाम है? सबसे पहले उनके नाम देखिएगा। सबसे पहले वैसे तो शुरू तो यण से होती है, लेकिन आप हिंदी पढ़ चुके हैं तो हम दीर्घ से ही शुरू करते हैं। पहली हो जाएगी प्यारे भैया दीर्घ संधि, ठीक। दूसरी देखो, दूसरी आपकी हो जाएगी गुण संधि। तीसरी आपकी हो जाएगी यण संधि। चौथी हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि। पांचवी हो जाएगी आपकी
अयादि संधि। छठवीं हो जाएगी आपकी पूर्व रूप संधि। और प्यारे बच्चे सातवीं हो जाएगी आपकी पर रूप संधि। ठीक बात। तो ये आपकी 7 प्रकार के आपके सामने लिखी हुई हैं। आज प्यारे बच्चे आज की क्लास में आप इनके सूत्र याद करना सीखोगे और फिर उसके बाद में अगली क्लास में एक एक करके आप इनको पढ़ना सीखोगे। ठीक है। तो ये आपकी 7 प्रकार की दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि, ये तो प्यारे बच्चे हिंदी में भी हुआ करती है ना। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, तो पर रूप और पूर्व रूप को यहाँ पर एक्स्ट्रा के रूप में जोड़ा गया है, यानी संस्कृत में ये 7 प्रकार की होती हैं। हम इनके सूत्रों की बात करेंगे। तो दीर्घ संधि का सूत्र होता है प्यारे बच्चे अकः सवर्णे दीर्घः। अका सवर्णे दीर्घः। दूसरा इसका गुण क्या क्या होता है, जो गुण के 2 सूत्र होते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है। एक तो गुण संधि का भैया संज्ञा सूत्र भी होता है, और गुण संधि का यहाँ पर वीडियो की लेंथ देखें कितनी चल रही है। लेंथ अगर ज़्यादा हो जाए तो प्यारे बच्चे आप पूरा देख के ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है। एक तो गुण का सूत्र होता है, चलो खैर इस बात को हम बाद में बताएंगे, अभी सिर्फ आप गुण संधि का सूत्र पढ़ लीजिए। तो गुण संधि का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी उसका होता है आद गुणः, क्योंकि इस पर बहुत वक्त लगेगा तो इसलिए आप उसको बाद में पढ़िएगा इत्मीनान से। यण का होता है ये यचो क्या होता है यचो इचो यणचि। क्या होता है, सॉरी भैया इको यणचि, इचो नहीं, इको यणचि क्या होता है, इको यणचि होता है। ठीक है। वृद्धि का क्या होता है वृद्धि रेचि। क्या होता है, वृद्धि रेचि। अयादि का क्या होता है, यचो यवाह यावह, यवा यावह, यचो यवाह यावह। ठीक। पूर्व रूप का क्या होता है इंगह पदांतादति। क्या होता है, अंगा। ये देखो ए के बाद में अंगा बना हुआ है, अंगा लिखा, ये देखो अंगा लिखा और अंगा के बाद विसर्ग, तो हो गया अंगा पदांतः दति, अंगा पदांतः दति। फिर इसका क्या होता है, तो इसका होता है अंगी, माने अंगा ही बनाना है, चोटी की मात्रा लगाओ, अंगी पर रूपम। ठीक है। क्या होता है, अंगी पर रूपम। ये इसके सूत्र होते हैं, और बाकी इसका संज्ञा सूत्र का होता है वो हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे प्यारे बच्चे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मेरा ऐसा मानना है। और आप संधि पढ़ने के पहले आप इनके सूत्रों को बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इनका अर्थ क्या होता है वो हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले अका सवर्णे दीर्घा गुण संधि का है, मेरे साथ साथ बोलेंगे। दीर्घ का सूत्र अका सवर्णे दीर्घाः, गुण संधि का सूत्र आद गुणः, यण का इको यणचि, यण का इको यणचि, वृद्धि का वृद्धि रेचि, वृद्धि का क्या है, वृद्धि रेचि, अयादि का यचो यवायावह, यवायावह, यचो यवाह यावह। फिर है अंगी, अंगा लिखा हुआ है और फिर विसर्ग, अंगी पदांतादति, अंगी पदांतादति। और पर रूप का क्या है, अंगी पर रूपम, अंगी पर रूपम। प्यारे बच्चे आप अगली क्लास को पढ़ने से पहले इन सूत्रों को अच्छी तरीके इनमें मेहनत करिए, और मैं प्रयास करूंगा कि 3-4 क्लास में जब तक मैं आपको संधि पढ़ाऊँ इन सूत्रों को मैं बार बार मल्टीपल टाइम मैं खुद भी रिवाइज कराता रहूँ, ताकि आपको क्लास ये संधि का चैप्टर ख़त्म होते होते सबके सूत्र आ जाए, ताकि आप आने वाले एग्जाम में अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। लास्ट में आपसे बस एक ही हमारी गुजारिश रहती है कि अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसको शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों। लाइक डिसलाइक वो आपके ऊपर होता है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लग रही डिसलाइक करिए, परंतु उसके नीचे हमारे लिए फीडबैक भी छोड़ दीजिए कि आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा है या क्या हम आपको नहीं दे पा रहे हैं जो आप चाहते हैं। उसके लिए हम सुधार के आकांक्षी रहते हैं, और सदा ही आपका फीडबैक हमारे लिए अमृत के समान होता है। वो आप कैसा भी फीडबैक देते हैं वो आपकी
मानसिकता पर निर्भर है। अगर आप बढ़िया से पढ़ते हैं, अगर आप अच्छा फीडबैक देते हैं तो हम उस पर रिप्लाई भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपनी बड़ाई ही सिर्फ देखते हैं, अपनी बुराई को भी सुनते हैं कि हमसे क्या बुरा हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ में आप सभी की एक आशाएं जुड़ी हुई हैं और उन आशाओं को हम नहीं तोड़ने वाले हैं और ना ही हम तोड़ना चाहते हैं। हम तो खुद ये चाहते हैं, भगवान से ये चाहते हैं कि आप जो भी चाहते हैं आप वो बन जाएं। इससे ज़्यादा हमारे लिए क्या हो सकता है। अब तब तक के लिए यहीं पर हम आपसे विदा चाहेंगे। अगली क्लास में आपसे मिलेंगे दीर्घ संधि के साथ में। तब तक आप इनको पढ़ के आइए, लिख के आइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।